दिग्गज कांग्रेसी उपवास पर बैठे थे। वो होटल से खाना खा पीकर पहुंचे थे। कांग्रेसियों के छोला भटूरे खाने की तस्वीर सामने आई तो पार्टी की चीचा लेदर हो गई। फास्ट से पहले कांग्रेसियों की ब्रेकफास्ट पार्टी को बीजेपी ने उपवास का उपहास करार दिया। हम इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे कि क्या फास्ट से पहले ब्रेकफास्ट की कांग्रेस की दलित राजनीति का सच है। हम बहस से पहले शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि क्या है ये छोला भटूरे खाने की खबर, यानी फास्ट से पहले ब्रेकफास्ट कैसे हुआ। आइए देखिए। देश में दलितों पर अत्याचार का हवाला देकर राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ राजघाट में उपवास पर बैठे तो उन्हें पता नहीं था कि एक फोटो से उनके इस पूरे आंदोलन की फजीहत होने वाली। इस फोटो को देखिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ फोटो में नजर आ रहे हैं। ये तीनों कद्दावर कांग्रेसी दिल्ली के चांदनी चौक में छेनाराम होटल में छप कर छोला भटूरा खा रहे हैं। ये फोटो बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सबसे पहले ट्वीट की, जिसके बाद तो खलबली मच गई। उपवास से पहले दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता एक दुकान में बैठकर छोले भटूरे खा रहे हैं। उस दुकान के बाहर इस वक्त मौजूद है। ये दुकान दिल्ली के फतेहपुरी यानी कि चांदनी चौक पर है। ये छेनाराम हलवाई की मशहूर दुकान है और यहीं पे ठीक जो सामने टेबल है, जिस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सब्जी 20 रुपए, वहां की उसी टेबल पे बैठकर कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अजय माकन, दो पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ और दो अन्य नेता बैठकर जो है खाने का लुत्फ ले रहे थे। फास्ट से पहले ब्रेकफास्ट की तस्वीरें सामने आई तो कांग्रेस नेताओं के होश उड़ गए। फोटो को झूठ बता नहीं सकते थे, इसीलिए थोथी दलीलें पेश करने लगे। वो 8 बजे से पहले की फोटोग्राफ्स हैं और 8 बजे से तो आप लोग भी मौजूद हो यहाँ, हम यही हैं। ये सांकेतिक उपवास है। 10:30 से 4:30 उपवास है। अब 4:30 उपवास खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा है उसके बाद हम कुछ खाएंगे नहीं, यहाँ 10:30 से पहले खाएंगे नहीं। यहाँ जो भी आया है ब्रेकफास्ट करके आया है। फास्ट शुरू हुआ है 11 बजे से, 8 बजे हम भी ब्रेकफास्ट करके आए और उसमें कोई बुराई का गुनाह कर दिया। लवली और हारून चाहे जितनी दलीलें दें, लेकिन उपवास की मर्यादा जरूर तार तार हो गई और बीजेपी को बोलने का मौका भी मिल गया। 100 भटूरे खाकर राहुल गांधी उपवास करने चले हैं। पहले खाया पेट भर के भटूरा छोला, पहले खाया पेट भर के भटूरा छोला, फिर पहुंच गए उपवास करने बिन बदले चोला। छोले भटूरे खाने के पश्चात उपवास, ये घृणक काम है, यह मजाक है। बीजेपी यही नहीं रुकी, राहुल गांधी को लपेट लिया और पूछा कि जिनकी नींद सुबह नहीं खुलती, जो कुछ घंटे भूखे नहीं रह सकते, वो आंदोलन क्या करेंगे। कि आदरणीय राहुल गांधी जी आज शायद उन्होंने कहा था कि 10 से 1 बजे तक का, 10 से 4 बजे तक का धरना रहेगा, 10 से 4 बजे तक वो उपवास करेंगे, मगर जहां तक हमारी खबर है वो 1 बजे पहुंचे हैं। आप सुबह सो के नहीं उठ सकते हैं, भूख, एक वक्त की भूख को आप झेल नहीं सकते हैं और आप बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। जिस उपवास के जरिए कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी थी, वो मकसद चांदनी चौक पर छोले भटूरे के चटखारे ने चूर चूर कर दिया। मोहित ओम और अजीत श्रीवास्तव के साथ रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वैसे छोले भटूरे की तस्वीर ऐसी है कि किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। और मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक तरफ छोले हैं, एक तरफ भटूरे हैं। वही छोले जिसकी एक प्लेट एक्स्ट्रा 20 रुपए में मिलती है। साथ ही साथ प्याज है, प्याज के साथ गाजर का अचार है जो कि स्पेशलिटी है। और छेनाराम हलवाई की दुकान बहुत फेमस है। जितने लोग चांदनी चौक जाते हैं वो उस दुकान में जाते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, मेरे साथ हरीश खुराना जी जुड़े हैं जिन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट किया था, छेनाराम हलवाई वाले। मेरे साथ मुकेश नायक जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार और दलित चिंतक दिलीप मंडल जी हैं। मुकेश नायक जी, ब्रेकफास्ट क्या किया आपने? आपने तो छोले भटूरे नहीं खाए। देखिए, ये डिबेट दीपक जी छोले भटूरे पे तो हो नहीं रही है, तो एक दलित आंदोलन और जो वर्ग संघर्ष और हिंसा देश में हुई है उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पर मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, कहते हैं भूखे पेट भजन न हो वो पाला। मैं ये कह रहा हूँ
मैं दीपक जी ये कह रहा हूं कि ये आंदोलन, ये उपवास, ये धरना प्रतीकात्मक होते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि नेता ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो विचारों को लेकर, चिंतन को लेकर, नीतियों को लेकर कहां पर खड़े हैं। ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन होते हैं और हमने इस उपवास के द्वारा, इस सत्याग्रह के द्वारा, इस धरने के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि देश में जो हिंसा हो रही है, वर्ग संघर्ष हो रहा है, समुदायों में जो रक्तपात और हिंसा हो रही है, हम इसके खिलाफ है, चिंतित है। इस बात को लेके पूरा देश चिंतित है। अगर इस तरह से देश अंधेरे में जाएगा, मैं उस दिन का, पूरे देश भर में उस दिन जो कुछ भी हुआ है पूरे देश में, और लोग जो पढ़े लिखे लोग, देश के जिम्मेदार लोग जिस चिंता में डूबे रहे हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें इसको केवल राजनीतिक एंगल से नहीं देखना होगा कि ये विस्फोट। मुकेश भाई आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, मुझे पता है, आर्थिक, लेकिन इस मुद्दे की सीरियसनेस को 3 चीजों ने खत्म कर दिया। उन 3 चीजों पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले हरीश भाई से जानते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश भाई मुझे ये बताइए कि ये जो तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये तस्वीर आई कहां से, कैसे ये ट्वीट हुई, कैसे आपको मालूम पड़ा कि ये छेनाराम हलवाई की दुकान में सुबह बैठे थे? और ये दुकान कितने बजे खुलती है? उन्होंने कहा 8 बजे से पहले हम खाना खा के आ गए। देखिए, हमने बड़े बड़े घोटाले सुने थे कांग्रेस के राज में, लेकिन कांग्रेस ने आज उपवास के अंदर भी घोटाला कर दिया। आज हमने एक नई टर्म सुनने को मिली है, सांकेतिक उपवास। 20-25 साल मुझे भी हो गए देखते हुए, राजनीति को देखते हुए। उपवास सुना था, लेकिन सांकेतिक उपवास पहली बार सुना है। ये लंच और डिनर के बीच में ये कौन सा उपवास होता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं तो इस पे रोशनी डालें कि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कौन सा उपवास है, कहां से कैसा सांकेतिक उपवास है, समझ में नहीं आता। जो आपने बात करी, मुझे खबर सुबह मिल गई थी, लगभग 10:30 बजे ये लोग जितना मर्जी दावे करते रहे, ये 9:35 पे ये लोग वहां उस दुकान पे गए हैं, छेनाराम की दुकान, और 10:25 पे वहां से ये लोग निकले हैं। अब इसके बीच में इन्होंने, हमें ऑब्जेक्शन छोले भटूरे खाने पे नहीं है, आप जितना मर्जी खाइए, लेकिन इस देश की जनता को कम से कम बेवकूफ मत बनाइए। आपको आप धरना करिए ना, किसने मना किया था? आप ये जो उपवास का नाम दिया आपने, और वो भी कहां पे? राजघाट पे, महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये कोई, ठीक है, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई चिंता का मैटर है कि वो ऐसी पार्टी जिसपे महात्मा गांधी जी इसकी पार्टी के वो थे, उन्हीं के आप समाधि के ऊपर आप देश की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। आप देश की जनता के साथ आप ये कर रहे हैं कि हम बहुत सीरियस हैं दलितों की समस्याओं को लेके, और आप एक दिन भी, मैं तो कुछ घंटे भी आप भूखे नहीं रह पाए, और आप किसी चीज, आपने टाइम दिया सुबह 10 बजे का, आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बड़ा एक मैटर होता है, सीरियस मैटर होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जाए तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके 1 बजे आ रहे हैं, तो आप अगर 2-3 घंटे के लिए आपने उपवास का नाम क्यों दिया? फिर आपने, आप कह रहे थे धरना था, हम चले गए। सवाल यह है कि आपने जो इतना तामझाम किया, देश को बताने की कोशिश करी कि आप एक बहुत बड़े चिंतन कर रहे हैं दलितों की समस्या को लेके, वो आज तार हुआ है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये उपवास में भी घोटाला आज इन्होंने कर दिया। उपवास में घोटाला। दिलीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीरियस नोट, हमने मजाक कर लिया छोले भटूरों को लेकर, लेकिन वाकई ये छोले भटूरे जो खाए जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं दलितों की जो व्यापक समस्याएं हैं, उसके ऊपर एक करारा प्रहार नहीं था किसी भी राजनीतिक दल का। मैं सब राजनीतिक दल को एक ही मानता हूं इस मसले पर। दीपक, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं। जिस समय हम ये बहस कर रहे हैं और जिस समय ये उपवास हुआ है, आज पूरे देश में अगर एवरेज है तो कम से कम 2 दलित मारे गए हैं जाति के कारण, और 7 दलित महिलाओं का आज बलात्कार हुआ है, और उनके केस दर्ज नहीं होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। और उन महिला, जो बलात्कार के शिकार महिलाएं हैं, उनके परिवार वाले अगर केस दर्ज करने जाएंगे तो कहा जाएगा कि पहले 7 दिन जांच होगी और उसके बाद गिरफ्तारी तब होगी जब एसएसपी लेवल का अधिकारी मंजूर कर देगा। और केंद्र सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर रही है, और कांग्रेस को तो दरअसल इस मामले में बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि आप इतने 50 साल तक लगभग राज करते रहे। SC/ST एक्ट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आईपीसी के तहत जो काम हो सकता था उस काम को आपने किया नहीं। इस समय SC और ST की हालत यह है कि SC की एक महिला सवर्ण महिलाओं से 14 साल पहले मर जाती है, यूएन की रिपोर्ट है। तो दरअसल इस देश में दलितों के साथ भयानक अत्याचार हुआ है, उनके साथ इंडियन स्टेट को जो न्याय करना चाहिए वो नहीं हुआ है, उन्होंने दे फेल्ड दलित एंड ओबीसीज। तो इस मामले में मेरे ख्याल से बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस ने पूरे मामले को जिस तरह ट्रिब्यूनलाइज किया, मैं वहां गया था और कांग्रेस के मुझे
500 कार्यकर्ता वहां बैठे हुए लगातार नहीं दिखे, जो कि 1 घंटे तक कि वो घूम रहे थे, टहल रहे थे। इतना नॉन सीरियस वो एफर्ट था कि कांग्रेस, दरअसल दलितों ने अगर कांग्रेस को ठुकराया है तो इसकी ऐतिहासिक वजहें हैं। और कांग्रेस का दरअसल ये मुझे लगा पश्चाताप का उपवास होना चाहिए कि हमने जो इस देश के दलितों के साथ किया है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दलितों के साथ दरअसल बहुत ही भयानक रूप से एक अत्याचार किया है और उस कानून को बदलना चाहिए था। आपको एक्ट लाना चाहिए, एक्ट नहीं ला पाए, आप अध्यादेश लाइए। आप रिव्यू में चले गए, रिव्यू में वही बेंच अपने फैसले को रिव्यू करे, कितना टाइम लगेगा? और इस बीच में जो केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं और इस वजह से अत्याचार बढ़े हैं, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? मतलब जवाब दीजिए। देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने बात करी। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए हमेशा सीरियस थी और रही है, आगे भी रहेगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात, ऑलरेडी हमने रिव्यू पिटीशन डाल दी है। वो कह रहे हैं अध्यादेश क्यों नहीं लाए? रिव्यू का क्या मतलब? रिव्यू का कोई आप एक बात समझ लीजिए। आज हत्या हो रही है, जिम्मेदार कौन है? आप भी आज हत्या का जिम्मेदार कौन? आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। आपको मालूम है कि जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, अध्यादेश नहीं आता। हमने ऑलरेडी कानून ले आते, हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली है, उसका फैसला तो आने दीजिए। सवाल ये है कि ये जो सीरियसनेस है, जो ढोंग है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ढोंग नहीं करती है। नहीं, तो आपको लग रहा है कि जो दलितों पर हो रहा है वो भी एक ढोंग है। मैं जो कांग्रेस ने जो करा, मैं ढोंग की बात कर रहा हूँ। हम जो बात करते हैं हम दिल से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। सुनिए एक बात, ये जो एक्ट ये जो चेंज हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष कमजोर तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है। अभी आप रिव्यू पिटीशन को पढ़िए, उसमें कहा गया फिर से एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है। अगर एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है तो इस एक्ट की जरूरत क्या थी? स्पेशल एक्ट बनाया ही क्यों गया था? तो दरअसल जिस समुदाय पे इस देश का हर चौथा आदमी एससी और एसटी है, बहुत बड़ी आबादी है, 31 करोड़ की आबादी के साथ आप जो कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये गुस्सा भड़का है? देखिए, गुस्सा कहां से है? बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है। आज इसी का नतीजा है कि सबसे ज्यादा अगर एमपी हैं तो दलित एमपी हैं और वही दलित लेटर लिख रहे हैं, वही दलित एमपी। 5 से एमएलए दलित एमएलए जो है भारतीय जनता पार्टी से। हरीश भाई ये भी एक फैक्ट है कि आप दलित एमपी आपको लेटर लिख रहे हैं, 3 या 4 लेटर लिख रहे हैं कि दलितों का 5 एमपी है, 3 या 4 एमपी की जो आप बात कर रहे हैं, उनकी समस्या कुछ और है। उनकी समस्या ये नहीं है, उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। वो दलितों की बात उठा रहे हैं। दीपक भाई, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता, सवाल ये सीरियसनेस का, हम इनकी समस्या को लेकर सीरियस हैं, हम ईमानदारी से उसका हल निकालेंगे और निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सचेत नहीं है, हम सचेत हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है। मैं सीधे विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, मुझे ये बात बताइए, क्या आज कांग्रेस ने अपना सार्वजनिक उपवास को या सामूहिक उपवास को सामूहिक उपहास में नहीं बदल दिया? सबसे तो पहले मैं हरीश खुराना जी को बधाई दूंगा कि अपने इनके पिताजी की तरह इनके भी कांग्रेस में बहुत अच्छे मित्र हैं, जिस वजह से जो है आज कांग्रेस अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस को लोग कह रहे थे कि छेनाराम क्या से पार्सल मंगा लेते। मैंने बोला अभी तो अरविंदर सिंह लवली पार्सल हुए हैं बीजेपी से। हरीश भाई के पिताजी मदनलाल खुराना जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे और हम सबके थे, उनके भी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में। उससे हरीश जी ने भी अपना वो नेटवर्क बना रखा है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक आप, एक गंभीर प्रयास, मैं राहुल गांधी की ईमानदारी पर शक नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने एक कॉल दी, गंभीरता के साथ उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके सिपह सालारों ने, जो अक्सर ऐसा करते हैं, आप याद कीजिए जब दलितों के घर में एक बार राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस कार्यकर्ता जाएं, तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सोफे और हलवाई का खाना लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे दलितों के घर में। राहुल गांधी जाते थे, वही सोफे पर बैठते थे और वही खाना खाते थे। नहीं, राहुल गांधी कहां गए हैं? नहीं, राहुल गांधी सोफे पे नहीं गए। राहुल गांधी गए शाहजहांपुर में। राहुल गांधी बिल्कुल बाकायदा दलित के घर में रहे, हैंडपंप से नहाया, उसी तरह रहे। उनके जो कार्य वो थे, दूसरे तमाम प्रमोद तिवारी, शिवराज जायसवाल, ये तमाम सारे जो नेता थे उत्तर प्रदेश के, उस समय ये बाकायदा तकिया और पंखा लगाकर गए थे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जब गए तो एसी और वो सब चला गया उनके पास दलितों की बस्तियों में। तो ये नाटक राजनीतिक पार्टियां करती हैं और उनके कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो वो काम किया है कि महात्मा गांधी जिन्होंने सत्याग्रह और उपवास का ये किया, उसको आप क्लेम करते हैं। आप 4 घंटा भूखे नहीं रह सकते। हम लोग छात्र आंदोलन के दौरान दिलीप मंडल बैठे हुए, जेएनयू वगैरह, हम लोग 2-3 दिन का जो है उपवास करते थे और खाली नींबू पानी पीते थे। तो अगर नहीं कर सकते, गांधी ने किस दिन उपवास किया? गांधी ने तो बहुत लंबे में उपवास किए, मतलब समझिए। तो उपवास का कल्चर और सत्याग्रह का कल्चर अगर गांधी की दुनिया में शुरू गांधी की तो गांधी जी ने किया। मुकेश नायक जी चाहे जितना भी उसको डिफेंड करें, लेकिन आप मानिए मुकेश नायक जी कि आपकी पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने जो दिल्ली के हैं, उन्होंने आपकी पार्टी के और आपके नेता का मजाक उड़वाया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद
कांग्रेस पार्टी की समस्या अपनी जगह है, दलित मुद्दा अपनी जगह है। दलितों का मुद्दा वो कहीं से कमजोर नहीं होता है। सामाजिक न्याय का दावा करने वाली पार्टियां, उनके ऊपर पिछड़ों की दबंग जातियों का नेतृत्व है, तो दलितों को न्याय ना उन्होंने दिया ना सामाजिक न्याय की पार्टियों ने दिया। और सब उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि दलितों के नाम पर जिन नेताओं ने राजनीति की है, जो कभी इस सरकार में मंत्री है कभी उस सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी दलितों की समस्याओं को ईमानदारी से एड्रेस नहीं किया। यही वजह है कि जो नवदलित है, जो 90 के बाद जो नौजवान पैदा हुआ है, वो आज स्थापित राजनीतिक पार्टियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो बिना नेतृत्व के भी वो सड़कों में उतर के अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है। बिना नेतृत्व के मुकेश नायक जी, आपने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया था कि भारत बंद में कांग्रेस भी है। कल भी एक भारत बंद है, क्या उसमें भी कांग्रेस बहती गंगा में हाथ धोएगी कि ये बंद को हमने सफल बना दिया? और कल का मुद्दा आपको पता है, इसलिए गंभीरता से जवाब दीजिएगा इसका। देखिए दीपक जी, पहले भारत बंद में, इस भारत बंद में दोनों से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, अरे आपने नैतिक सपोर्ट दिया था भाई, ठीक उसी तरह का नैतिक सपोर्ट जैसा आज आप दे रहे हैं दलितों को। आपने उस भारत बंद को सभी राजनीतिक दलों ने, जो दलित के मुद्दे पर था, सभी ने सपोर्ट किया था, और आपकी कांग्रेस ने भी किया था, और राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट किया था। मुकेश जी, आप भूल गए? नहीं, जिस तरह का उसमें रक्तपात और हिंसा हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप दीपक जी, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आपने फोटो देखे होंगे, वीडियो फुटेज देखे होंगे, उसमें जितने लोग राइफल, पिस्तौल और बंदूकें लेके दिखाई दे रहे हैं, वे आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं। आप कल्पना करिए कि कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह के दंगे और हिंसा को प्रायोजित करेगा और प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लेगा, तो कितने अंधेरे की तरफ ये देश चला जाएगा। मध्य प्रदेश में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर एक प्रश्न उठा था। 4.5 साल से वो सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, उसके खिलाफ फैसला हो गया। 4.5 साल से दीपक जी, मध्य प्रदेश में न तो सामान्य वर्ग के न दलित वर्ग के किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हुआ, और इसी बीच चलिए, अगर इसका जवाब है तो इसका जवाब नवंबर में मिल जाएगा। मुकेश नायक जी, मैं इसका जवाब ढूंढ भी नहीं रहा हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर पर इस बहस को कर रहा हूं। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश की स्थितियां दूसरी होंगी, और अगर मध्य प्रदेश में सरकार ने ऐसा कुछ किया है तो जनता उसका जवाब दे देगी। लेकिन हरीश खुराना जी, यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये 7 लोग मरे हैं दीपक जी, 7 लोग मरे हैं मध्य प्रदेश। मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में फैक्ट्स में नहीं जानता हूं। लेकिन हरीश खुराना जी, क्या आपने ये जो फोटो ट्वीट किया, आपको भी नहीं लगा कि इस फोटो के साथ साथ आपको ये भी ट्वीट करना था कि दलितों के मुद्दे पर आपने 5 पॉइंट कौन कौन से किए आने के बाद? देखिए, तब आपका जवाब पूरा होता। देखिए, मैंने फोटो ट्वीट किया, एक फोटो ट्वीट करने का मेरा एक मकसद था कि जिस प्रकार से कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम दलितों के साथ हैं, इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, मैं अभी विनोद जी एक बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का कसूर नहीं है। राहुल गांधी का कसूर मैं तब नहीं मानता अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया, आप 10 बजे पहुंचते। आप ऐसा कौन सा उपवास है कि आप 1 बजे आ रहे हैं और 4 बजे तक का उपवास है? ऐसा कौन सा उपवास है, मुझे समझ में नहीं आया। ये सीरियसनेस इस कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। सवाल इस चीज का कि जो मैंने ट्वीट करने का मकसद ये था कि जो आप संवेदनशील मुद्दे के ऊपर राजनीति कर रहे हो, कम से कम हिंदुस्तान की जनता को आप झूठ मत बोलें। आप बोले ना कि हम स्ट्राइक पे बैठे हैं या हम धरने पे बैठे हैं, समझ में आता, आप खा पी के जाते जो मर्जी करते, लेकिन आपने नाम दिया उपवास का। उपवास का मतलब होता है कि एटलीस्ट पूरे दिन के लिए आप उसके अंदर आप कुछ ना खाएं और एक अपने आप को, जो कहते हैं ना कि अपने आप को तकलीफ देते हुए एक मैसेज दें, वो आपने किया नहीं। आपके लिए तो एक इंजॉयमेंट, एक इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया, इवेंट का काम हो गया, इसलिए मैंने फोटो ट्वीट करी। रही बात आपने जो दलितों के मुद्दे की बात करी है, मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम वाकई हम दलितों के मुद्दे पे हम सीरियस हैं। हम ये जो सब कुछ हो रहा है, जो भ्रामक फैलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि दलित, भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोधी है, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक्चुअल बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत है। इसका प्रमाण ये है कि मैं फिर बोल रहा हूं कि एमपी, सबसे ज्यादा एमपी हमारे, एमएलए हमारे, यहां तक कि जो भारत के राष्ट्रपति जो हैं, जब बीजेपी में थे, वो राष्ट्रपति बनने से पहले वो भी एक दलित थे। उनका हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पद को बीच में ना लाए तो बेहतर लाना चाहता। मैं इसलिए वो सबसे बड़ी मैं लाना नहीं चाहता कि मैंने क्या बोला था, वो राष्ट्रपति से पहले थे, वो दलित हमारे नेता थे, हमारे विचारक थे दलित के। सवाल ये है कि हम वाकई हम लोग इनका उदाहरण चाहते हैं कि ये आगे बढ़े।
मैं दिलीप के पास जाऊँ, विनोद जी थोड़ा सा, चूंकि हरीश देखिए, मैंने राहुल गांधी का कोई वो नहीं बचाव किया, वो कांग्रेस पार्टी जाने, मैंने खाली ये कहा कि उनकी अपने कार्यक्रम, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। मैं उनके पूरे इशू को लेकर उनकी जो गंभीरता उसकी मैं बात कर रहा था, खाली आज कैंशन की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो शिद्दत के साथ उस इशू को उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है हरीश भाई, जो राष्ट्रपति जी आपकी पार्टी के जब दलित नेता थे, राष्ट्रपति तो सब सर्वमान्य है, वो मैं तो इसलिए बोला 2014 में उनका टिकट काट दिया था, ये भी ध्यान रखिए। राष्ट्रपति को डिबेट में ना लाए तो छोड़ दे उस बात। दिलीप मैं यहाँ पर आना, सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा एमपी जो है वो दलित एमपी भारतीय जनता पार्टी से, सबसे ज्यादा एमएलए जो है वो क्यों है? इसलिए है कि रिजर्व सीट पे आपकी सबकी मजबूरी है टिकट देना, आपने दिया टिकट। इसको और बात देने के, अगर रिजर्व सीट पर आरक्षण खत्म कर दीजिए, हिंदुस्तान की जनता ने चुन के भेजा ना, हिंदुस्तान की जनता ने चुन के भेजा। हम उस पर नहीं जाते। दिलीप मुझे ये बताइए, एक इंटरवेंशन में करना चाहूंगा कि दलितों के साथ देखिए इस देश में हो क्या रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की थी, स्टैंड अप इंडिया। हमें सब, हर आदमी को याद होगा। स्टैंड अप इंडिया क्या है कि हर बैंक ब्रांच एक दलित या आदिवासी को 10 लाख रुपए, एक महिला को 10 लाख रुपए का लोन, 1 करोड़ तक, 10 लाख करके 1 करोड़ तक का लोन देगा। देश में 1,40,000 बैंक ब्रांच हैं जी। अभी पार्लियामेंट में अरुण जेटली का रिप्लाई है कि 31 दिसंबर 2017 तक आप अंदाजा लगाइए कितने दलितों और आदिवासियों को वो लोन मिला होगा। ये संख्या सिर्फ 8,000 है। इतनी शर्मनाक स्थिति है इस देश में दलितों के साथ। आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप 1,40,000 दलित उद्योगपति खड़ा कर सकते थे, उद्यमी खड़ा कर सकते थे, बिजनेसमैन खड़ा कर सकते थे। एक मिनट हरीश जी, नियत अच्छी थी, हो सकता है कि वो चाह रहे थे कि दलितों का एक मिडिल क्लास बने और उनका भला हो, लेकिन आपने बैंकिंग सिस्टम में ये दबाव नहीं डाला। और सुनिए, अरुण जेटली कह रहे हैं 8,000, मैं उसको भी फिगर को इसलिए लिख रहा हूं। ये देखिए मैं दे रहा हूँ ना, पार्लियामेंट की साइड लीजिए। एक मिनट, मुझे आप ये भी तो बताइए कितने दलितों ने अप्लाई किया, ये भी तो बताइए। नहीं, अगर आप ये भी, आपको ये फिगर होगी ना कि कितने दलितों ने अप्लाई किया और कितने लोगों को रिजेक्ट हुआ, कितने लोगों को लोन मिला। आपने 8,000 बोला, आपने 8,000 लोगों का बोला, मैं उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन 8,000 लोगों को, दलित लोगों को लोन मिला, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया ये भी बताइए ना साथ में। तो ये जवाब तो अरुण जेटली का। दूसरी बात कि अगर दलित अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, कितनी शर्मनाक बात है, लोगों को देने के लिए कहा लोन की अप्लाई भी नहीं कर पा रहा है और वो मांग भी नहीं रहा है। ये आजादी के 70 साल की शर्म है कि बीजेपी हम इस मुद्दे पर भी आएंगे। हम भटके ना या स्टेट कांग्रेस वाले मुद्दे पर रहें, उस पर हम रहेंगे। और 2 कारण मैं आपको और बताऊंगा मुकेश नायक जी, ब्रेक के बाद 2 कारण और बताऊंगा क्यों आपका उपवास नॉन सीरियस बन गया। और दिलीप से पूछूंगा कि दिलीप क्या मेरे मुद्दे से एग्री करते हैं, क्योंकि दिलीप वहां पर मौजूद थे। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों लेट आए अपने ही उपवास में। भटूरे खा लिए, पेट भर लिया, शानदार छोले भटूरे होते हैं चेनाराम के, किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद एक और कौन सा सेल्फ गोल किया। राजघाट पर कांग्रेस के उपवास को लेकर एक और विवाद हुआ। 1984 सिख दंगे के आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे ही उपवास स्थल पर पहुंचे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने उन्हें जाने को कह दिया। कोई विवाद न हो इसलिए राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही टाइटलर और सज्जन राजघाट से चले गए। हालांकि टाइटलर ने कहा कि उन्हें किसी ने मंच से नहीं हटाया। उन्होंने दावा किया कि सिख दंगे में उन पर कोई केस नहीं है और क्लीन चिट भी मिल चुकी है। पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब मुकेश नायक जी ये बताइए, ये क्या हुआ? एक गोल तो अपने करा, छोले भटूरे खा लिए, चलो आपको पता नहीं था। लेकिन अगर आपको नहीं बुलाना था जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को, तो फोन करके कह देते कि राहुल गांधी का इवेंट है, कृपया आप मत आइएगा। टाइटलर साहब आए, सज्जन कुमार आए, वो कुछ सपोर्टर लेके आए, जब वो गए तो उनके सपोर्टर भी चले गए और राहुल गांधी की सभा में कोई नहीं बचा था। देखिए दीपक जी, इस विषय की मुझे अगर कोई जानकारी होती तो मैं इस विषय पर बोलता। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, प्रवक्ताओं के पास पार्टी की जानकारी नहीं है। अब मैं जानकारी किससे लूं? प्रवक्ताओं के पास अगर पार्टी की जानकारी नहीं होगी तो मैं जानकारी किससे लूं? मतलब आज जब जगदीश टाइटलर मैंने आज पूछा सबसे कि हारून यूसुफ जी को भेज दीजिए, अरविंदर सिंह लवली जी को भेज दीजिए,
आप क्या बोलते हैं हारून यूसुफ अरविंदर सिंह लवली अजय माकन जी को भेज दीजिए आज हमारे साथ डिबेट पे। आप तो उन्होंने बोला पूरे देश के नेताओं के संपर्क में बड़ा चिंता वाली विषय कांग्रेस के लिए। वो उसके बारे में कांग्रेस के एक फंक्शनरी ने जो गेस्ट देते हैं उन्होंने एक शब्द कहा, पता नहीं किस बिल में चले गए हो। तो ये फैक्चुअल स्थिति है जो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी अपने आप को दीनहीन अकारण बना लेती है। नहीं, इन छोटी छोटी बातों को लेकर दीपक जी देश के इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे से ध्यान नहीं हटाया जा सकता है। जो कुछ भी देश में पिछले दिनों भारत बंद के दौरान हुआ है, जो हिंसा हुई है, जो रक्तपात हुआ है, जो समुदायों में टकराव हुआ है, ये बहुत पूरे देश को एक अंधेरे की तरफ ले जाने का उपक्रम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, आज ये 3 विवादों को छोड़कर एक उपलब्धि, ये आज हम समाज को ये समझाने में ये संदेश देने में सफल रहे। आज के उपवास में अगर कोई उपलब्धि ना हो तो भी हमें इस आंदोलन की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझना होगा कि किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपेक्षा का शिकार दलित वर्ग है। उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, इस आक्रोश का कारण जानना होगा, उसका समाधान करना होगा और हमें पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना होगा। ये बहुत सीरियस इस तरह के टकराव, इस तरह की हिंसा देश के लिए सुसाइडल होगी। मुकेश नायक जी, 1995 आपको याद कराता हूं, 93 में आप मंत्री बने थे दिग्विजय सिंह कैबिनेट में। 93 से आज हो गए 25 साल और मुझे अभी भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि दलितों को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। ये तो सरासर अन्याय है दलितों के साथ। क्यों दिलीप, अन्याय नहीं है तो क्या है? नहीं, मुख्य धारा में दलितों के आने का सवाल, आदिवासियों के आने का सवाल, दरअसल इसको कांग्रेस को ही तो हैंडल करना था। देश का नेतृत्व जब आजादी के बाद कांग्रेस कर रही है तो ये जिम्मेदारी के लिए दाएं बाएं देखने कोई मतलब नहीं। कांग्रेस एक मिनट नायक जी, ये जिम्मेदारी बीजेपी की, क्योंकि उस समय कोई औकात नहीं थी पहले 50 साल में, तो उस पर बहुत जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती थी। इस राष्ट्र ने जिम्मेदारी कांग्रेस को ही सौंपी थी कि पूरे देश के तमाम लोगों को साथ लेकर एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इसमें अब आज अगर एक दलित महिला, सवर्ण महिला से 14 साल पहले एवरेज मर जाती है तो इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस कैसे बच सकती है? और बीजेपी ने, ये सही है कि बीजेपी ने कहीं भी ये उम्मीद नहीं जताई है कि दलितों के लिए कोई भला करने जा रही है, बल्कि वो कांग्रेस से भी आगे बढ़ गई है ज्यादा जुल्म और अत्याचार करने में। तो दरअसल आप दोनों ने मिलकर तो इस पूरे सिचुएशन को पैदा किया है। आप कहेंगे कि मुख्य धारा में लाना चाहिए, आपने तो चलाया देश को, अब क्यों लाना चाहिए? जब शासन में रहते हैं तब आप लाइए मुख्य धारा में। दीपक, बिल्कुल दिलीप जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, सिरे से खारिज नहीं कर सकते। जी, एक मिनट में बोल लूं, उसके बाद आप मेरी बात का भी जवाब दे दीजिएगा साथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलीप मंडल की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। आजादी के आंदोलन के बाद कांग्रेस पार्टी देश की सर्वेसर्वा थी। और मैं 2 उदाहरण दूंगा, राजनीतिक नेतृत्व की बात करूंगा कि कांग्रेस का जो अपर कास्ट नेतृत्व था, मैं खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू बात नहीं कर रहा हूं, राज्यों में भी और जो बड़े तमाम नेता थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप 4 बार नरेंद्र तिवारी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप 47 से लेकर के और 80 तक 77 में पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री बनते हैं रामनाथ यादव जनता पार्टी से। आप कांग्रेस पार्टी से न कोई दलित बनता है, न कोई अल्पसंख्यक बनता है, न कोई पिछड़ा बनता है। कौन बनते हैं? गुप्ता जी बनते हैं, पंडित जी बनते हैं, ठाकुर साहब बनते हैं और लाला जी बनते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी की दृष्टि उत्तर प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना, शायद मेरी जानकारी है। बिहार में जरूर भोला पासवान शास्त्री बने थे दलित मुख्यमंत्री, थोड़े समय के लिए। तो ये लीडरशिप की कमी रही कि नहीं बताइए। तो अगर आपने बनाए होते नेता, और नेता थे आपके पास, रामधन थे उत्तर प्रदेश में, बाबू गिरधारी लाल थे, बीपी मौर्य कुछ समय के लिए कांग्रेस में आए थे, और तमाम नेता थे जिनके मैं नाम गिरा सकता हूं। मध्य प्रदेश में भी कमी नहीं रही होगी नेताओं की, लेकिन आपके नेतृत्व ने, उस समय के जो नेतृत्व था, जो प्रकाश ब्राह्मण ठाकुरों का जो दबदबा था कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने नहीं बनने दिए। तो कहीं ना कहीं गलतियां, कमियां तो हुई है ना आपसे, इसको स्वीकारिए। एक चीज और आज मैं व्यथा समझ रहा हूं नायक जी की, लेकिन जो आज एक और डबल स्टैंडर्ड जो सामने आया कांग्रेस का, मैंने बहुत टाइटलर, एक मिनट सुनिए, जो टाइटलर और सचिन कुमार की हम बात कर रहे हैं, आज उनको पसंद नहीं आ रहा उनका साथ। यही कांग्रेस है 20 दिन पहले, 25 दिन पहले इनका महाअधिवेशन हुआ है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वही राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं। तब तो टाइटलर साहब और सज्जन कुमार बिल्कुल ठीक है,
मंत्री बनाया जाता है तो ठीक है, केंद्र में मंत्री बनाया जाए तो ठीक है, अहम जिम्मेवारी दी है तो ठीक है। आज आप कह रहे हैं कि जातीय हिंसा के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं और आप उनको आप कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? अगर आपने करना है टाइगर साहब को और सचिन कुमार को आपने करना है, आपने दूर रखना है, तो आप उस दिन महाधिवेशन में उनको आपने क्यों बुलाया? पहली बात, आप उनको महामंत्री तक बनाते हैं, आप उनको केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? मुकेश जी जवाब दीजिए, 3 सवाल हो गए आपसे। दीपक जी, मैंने बहुत शांतिपूर्वक सुना है, मुझे थोड़ा 1 मिनट का अवसर देने की बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस पार्टी दलित लोग जो मुख्य धारा में नहीं आए, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोकतांत्रिक फोरम हैं भारत के, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायतें हो, स्वायत्त संस्थाएं हो, सहकारी आंदोलन हो, कहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के हमने राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित नहीं किया, बताइए। दूसरी बात, 40% अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया, हमने उनके आर्थिक उपाय किए, कितनी योजनाएं बनाई, निःशुल्क शिक्षा पूरे देश में, छात्रावास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब क्षेत्रों में जितने अधिकार हमने दलित समाज को दिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दिए, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये कहते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया। अरे भाई, आप जो अधिकार पहले से दिए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आर्थिक संरक्षण के लिए, वो तक तो आप खत्म करने के लिए जा रहे हैं। सरसंघचालक ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण को रिव्यू करें। उस बात का डिनायल कई बार आ चुका है, संघ की तरफ से उस बात का डिनायल कई बार आ चुका है। नहीं, कहने की क्या आवश्यकता है? ये आक्रोश इसीलिए तो बढ़ता है, ये डिस्ट्रेस लेवल इसीलिए तो बढ़ता है। चलिए, कि जब ये आक्रोश बढ़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आक्रोश तैयार हो रहा था, उसने चिंगारी का काम किया। मुकेश जी, आपकी जैसी पार्टी है जो दलितों को भड़का रही है, ये आपकी जैसी पार्टियां ही हैं जो अननेसेसरी बिना किसी उसके आप हवा दे रहे हैं टेलीविजन पर पूरे देश के लोगों ने देखा है। आप जैसी पार्टियां ही हैं, आपने 7 साल उनके लिए कुछ किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर रही है, आपके केंद्रीय मंत्री का पूरा कारोबार वो देखते हैं। मुकेश जी, 65 साल आप लोगों ने राज किया, आपने तब कुछ किया नहीं। पिछले कुछ सालों में जब मोदी जी की सरकार आई और जब अटल जी की सरकार थी, हमने जब किया, हम कर रहे हैं उनके लिए, तो आप उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया? कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दिशाओं में आपने पीछे किया। 15 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और 7 अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जिस तरह से मारा है और किन लोगों ने मारा है, वो साफ साफ टेलीविजन पे दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं। कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी। लेकिन मुकेश जी, आप प्रवक्ता हैं और आपका सम्मान है, लेकिन आप इस तरह से बात बंद करिए। अभी जांच चल रही है, सब कुछ हो रहा है, आप इस तरह से आप बात करेंगे कि उन्होंने मार दिया। आप कैसे कह सकते हैं उसको कि हमने मारा? थोड़ा सा आप सोच समझ के आप बोलिए। अरे जेल में पड़े हुए हैं भाई साहब, जेल में, लेकिन आप ऐसे बात नहीं करेंगे आप। नहीं, इसमें मुझे एक सिर्फ जोड़नी है कि हरीश जी, नहीं भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मुकेश जी, मुझे एक बात सिर्फ जोड़नी है कि हरीश जो इस पूरे आंदोलन का श्रेय जो कांग्रेस को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस की हैसियत से ज्यादा बड़ा उनको श्रेय दे रहे हैं। सुनिए, एक मिनट हरीश जी, ये आंदोलन दरअसल दलितों और आदिवासियों के गुस्से का नतीजा है। इसको अगर आप ईमानदारी से स्वीकार नहीं करेंगे तो समाधान क्या करेंगे? आपने कुछ भी नहीं किया। सुनिए हरीश सुनिए, आपकी बात हमने धैर्य से सुना है, तो आपको भी इसका धैर्य रखना चाहिए। देखिए, आपने SC ST और OBC का आरक्षण जो यूनिवर्सिटीज में वो खत्म कर दिया आपने। उनको ये चिंताएं क्यों पैदा हुई हैं? ये आंदोलन कहां से निकला है? ये कांग्रेस के औकात नहीं है इस देश में इतना बड़ा आंदोलन कर ले। ये 1947 के पहले की कांग्रेस नहीं है, और BSP की भी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। जनता अपने स्वतःस्फूर्त ढंग से बाहर निकल कर आई है, जनता सख्त नाराज है, देश का हर चौथा आदमी नाराज है। आपको समझ में नहीं आ रहा बात क्या हो रही है? आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए कानून नहीं बना रहे हैं। आप उनको आज जो अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मा कौन है? उनका केस दर्ज नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जो हत्याएं हो रही है उसका जिम्मा कौन लेगा? और अगर हत्याएं बढ़ जाती हैं तो उसका जिम्मा कौन लेगा? तो आप असल में इस देश को
समझ ही नहीं पा रहे हैं हुआ क्या। सिर्फ वोट मिल गया 2014 में, इस वजह से आपके सारे पाप नहीं धुल जाते हैं। दिलीप जी, दो चीजें हैं। पहली बात, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो आंदोलन के करता है, मैंने उनको ये बोला है, हैसियत नहीं है आज की मैंने उनको ये बोला कि भड़काने का काम वो लोग कर रहे हैं। आंदोलन इंडिविजुअल लोगों ने किया, उसकी अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राज्य सरकार क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये परसों भी उनका बयान आया है, कोई आरक्षण पे हम हरीश जी अभी एयर इंडिया को आप प्राइवेटाइज कर देंगे, वहां आरक्षण खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए। देखिए अभी एयर इंडिया में अगली नौकरी SC ST OBC रिजर्वेशन के साथ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आप जून महीने में ये कंपनी जिसमें 12,000 लोग हैं प्राइवेटाइज हो जाएगी, अगली जो वहां नियुक्ति होगी निकालने की बात नहीं, निकालेगी नहीं, रिजर्वेशन देंगे नहीं, अगली नियुक्ति में रिजर्वेशन होगा। आने दीजिए ना अभी, आज आप वही मैं कहना जो आप आशंकाओं को आप बताइए कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी लागू रहेगा। आशंकाओं को घेरते हुए मन में आप एक थोड़ा सा मैं इसमें जो देखिए, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी 20 राज्यों में सरकार है और केंद्र में सरकार है, आपको ज्यादा जिम्मेदारी से सोचना पड़ेगा कि अगर ये शंकाएं पैदा हो रही हैं, आप ठीक है, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा, अमित शाह जी ने भी कहा कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन बीच बीच में आपके ही लोग, जैसे सेल्फ गोल आज कांग्रेस वालों ने किया ना, आपके आनंद हेगड़े कहते हैं हम संविधान बदलने आए हैं, हमें संविधान बदलने का मैंडेट, एक मिनट सुन लीजिए, कभी गिरिराज सिंह कह देते हैं कुछ, कभी जो है संघ से किसी का बयान आ जाता है, तो इस पर तो लगाम लगाइए महाराज। बार बार ये शंका क्यों उठ रही है, ये एक सोचने का विषय है, और अगर आप इस पर नहीं सोचेंगे, आप खाली इसी पर गर्व करते रहेंगे कि हमारे सबसे ज्यादा विधायक हैं, हमारे सबसे ज्यादा सांसद हैं, तो विधायक सांसद 2019 के बाद गिरते भी देर नहीं लगेगी। वो लेटर भी लिख रहे हैं, लेटर भी नहीं लिख रहे हैं सतीश जी, बजाय कांग्रेस तो मिल गई, अब आखिरी मुद्दे पर है, अब 44 पर इसीलिए है। अब मुझे आखिरी मुद्दे पर आना पड़ेगा। मुकेश नायक जी, मुझे इसका जवाब चाहिए। 10 बजे या 11 बजे से आपका उपवास था और 4 बजे तक वो चलना था। नेता के बारे में कहा जाता है लीडर इज लीडर, इज नॉट अ रीडर। रीडर वो जो लिखा हुआ पढ़ता है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं कि लीडर को आगे से लीड करना पड़ता है। अगर वो उपवास था तो सबसे पहले व्यक्ति राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं थे? नहीं, देखिए, ये प्रतीकात्मक उपवास था और पहले कार्यकर्ता ही पहुंचते हैं और लीडर उस सत्याग्रह को समर्थन करने के लिए, अपनी नियत बताने के लिए, अपनी नीति बताने के लिए और अपनी भावना दुर्भाग्य की बात है कि अब राहुल गांधी को अपनी नियत बतानी पड़ रही है कि हम मुकेश जी, आप शब्दों के चयन के मास्टर है। मुझे दुर्भाग्य की बात लग रही है कि राहुल गांधी को अब अपनी नियत बतानी पड़ रही है। नहीं, किसी भी आंदोलन का मकसद ही ये होता है, ये बताने की कोशिश होती है कि हम किसके साथ खड़े हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम सामाजिक टकराव के खिलाफ हैं। ये बताने के लिए ये प्रतीकात्मक आंदोलन था। ये इसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है। अगर महत्व ही नहीं था तो आंदोलन किया क्यों था? खा लिए या नहीं भी खाते तो भी काम चल सकता। मुकेश नायक जी, अगर महत्व ही नहीं था बहुत ज्यादा तो आंदोलन किया क्यों था? ये सांकेतिक उपवास किया क्यों था? अरे दीपक जी, हमारे नेता कह तो रहे हैं कि भाई हमने तो 10 बजे के पहले छोले भटूरे खाए, हमने तो 10 से 5 बजे तक का कहा था उपवास का। बताइए मुकेश जी, ये छोला भटूरा ब्रिगेड पर कुछ कार्रवाई होगी? जिन्होंने पूरी किरकिरी करवा दी पार्टी के एक अच्छे खासे अभियान की, पता ही नहीं। अरे खुराना, मैं नहीं पूछ रहा, आप मैं नहीं पूछ रहा, बिना वजह इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इनके लिए बात ही बड़ी। विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, खुराना जी नहीं पूछ रहे। देखिए समस्या क्या हुआ मुकेश जी कि अगर आपको एक एफर्ट करना था, अभी क्या हुआ है कि आंदोलन हुआ है, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, 10,000 से ज्यादा दलित और आदिवासी जो युवक हैं जिन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ है, वो जेल के अंदर हैं। कांग्रेस की लीगल सेल अगर चाहती तो कहती कि हम इनके केस मुफ्त में लड़ेंगे। आप जो मरे हैं उनके घर आपके लोग गए क्या? उनको कोई सांत्वना दी क्या? आप असल में एक अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसी तरह से 2014 में बीजेपी की तरफ चला गया था। तो ये इसमें वो ईमानदारी कहाँ है? आज क्यों नहीं 500 लोग लगातार बैठे रहे? आपने देखा कि वो कितने लोग वहां बैठे थे? मैं वहां गया था और वहां पर मुझे मुश्किल से 30 लोग बैठे देखे, सारे लोग बाकी खड़े थे, इधर आ जा रहे थे। तो ये एक मिनट विनोद जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा मुकेश नायक जी को, और आप मेरी बात से एग्री करेंगे सैद्धांतिक तौर पर। एक पॉलिटिकल पार्टी वो होती है, स्थापित पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस जैसी पुरानी, जिसकी नियत, नेता और नीति तीनों साफ हो।
मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है कि ना तो नेता की नीयत साफ है, ना उनकी नीति साफ है, वरना इस तरह के कंफ्यूजन का, इस तरह के घालमेल का कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, नेता की नीयत तो बिल्कुल साफ है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को और दूसरी पंक्ति के नेताओं को जो नेता का महत्व बढ़ाते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों से बचना चाहिए और इतने गैर गंभीर तरीके से किसी आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। सही बात। चलिए, आपने साफ गोई से स्वीकार किया और मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि कार्यकर्ताओं को अपने मतलब क्रियाकलापों को बदलना पड़ेगा। ये मुकेश नायक, कांग्रेस के प्रवक्ता, अधिकृत तौर पर बोल रहे हैं। चलते चलते हम आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह से जुबानी जंग हुई राहुल गांधी और संबित पात्रा के बीच। देश में जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो बीजेपी की विचारधारा के कारण किया गया है। बीजेपी की विचार सरकार इस देश में हिंसा फैलाने का काम, घृणा फैलाने का काम करें और हम इस विचारधारा के खिलाफ यहां खड़े हैं। 9080 क्राइम अगेंस्ट दलित्स, जो क्राइम अगेंस्ट दलित्स हुआ है 9080 दलितों के साथ हुआ है कर्नाटक के अंदर। राहुल जी, कर्नाटक में वो कौन सा स्थान होगा जहां आप उपवास करेंगे? बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं और हम आज नहीं खड़े हैं, हम पूरी जिंदगी भर खड़े रहेंगे राहुल जी, और इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। ये फास्ट नहीं, ये फास्ट ट्रैक है। ये फास्ट ट्रैक है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। आप में अगर गुण होगा तो देश की जनता आपको मानेगी। देश की जनता ने आपको रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आप में नेतृत्व का गुण नहीं है।